हमारे पास क्या आ रहा होता है कि हमारे जो भी मसल्स हैं, जो टेंडन्स हैं, वो इंजर्ड हैं बहुत लंबे अरसे से। क्योंकि हमारे यहाँ ये है मसला कि हमें अगर छोटी-मोटी दर्द, चोट वगैरह लगी हो तो हम नॉर्मली नहीं जाते डॉक्टर्स के पास, खुद ही कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट 3-4 दवाइयाँ हमने रखी हुई हैं, हम वो खा लेते हैं। इसका अब हमारे पास ये है कि जब इतने अरसे से एक आपका मसल था, टेंडन, लिगामेंट कुछ भी था वो डैमेज था, तो हमारे पास टिश्यू जो है वो हार्ड हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाएगी वहाँ पे। मसल जो है वो स्लाइड नहीं कर पाएगा, स्मूथली मूव नहीं कर पाएगा। तो जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो बेसिकली वो जो गड़ें बंधी हुई थी, नॉट्स बंधी हुई थी, आपने उनको तोड़ा, ठीक है? तो उसकी वजह से फिर जो टेंशन थी एक मसल के अंदर वो रिलीज़ हो जाएगी। एक ये प्रिंसिपल है इसका। दूसरा न्यूरोफिज़ियोलॉजिकल प्रिंसिपल। न्यूरोफिज़ियोलॉजिकल प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? इसका इफ़ेक्ट ये है कि आपकी जो इफ़ेक्टेड एरिया की पेन है ना, वो रिड्यूस होगी, ठीक है? अब पेन हमारे पास किस तरह रिड्यूस होगी? हमें पता है कि हमारी स्किन जो है वो उसके ऊपर नर्व एंडिंग होती हैं, जो सेंसरी परसेप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, बॉडी यूज़ करती है। तो बेसिकली जब आप एक टूल जो है वो मसल के ऊपर मूव कर रहे हो, ग्लाइड कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो हमारे पास जो है वो एक जो नर्व एंडिंग है वो एक्टिव होंगी। और हमें पता है पूरा एक पेन गेट हमारे पास थ्योरी हमें पता है। तो जब आपने उस इंस्ट्रूमेंट को प्रेस किया बहुत ज़्यादा, तो वो स्टिमुलेट हुई जगह और वो ग्रेजुअली ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि अब जो है वो हम लोगों ने ब्रेन के पास सिग्नल जा रहा है कि जगह इफ़ेक्टेड है, इसको हमने ट्रीट करना है। तो बेसिकली वो गेट कंट्रोल जो है वो यहाँ एक्टिव हो जाता है। थर्ड आ जाता है फिज़ियोलॉजिकल प्रिंसिपल। इंस्ट्रूमेंटेड ये जो टूल है, ये हम किस कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं जब पेशेंट बहुत एक्सटेंसिव पेन के साथ है, जब हमारे पास कोई और ट्रीटमेंट इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं आ रही, ठीक है? सो बेसिकली जब आपने ये टूल अप्लाई किया तो एक हिसाब से आप इरिटेशन प्रोड्यूस कर रहे हो बॉडी के अंदर। तो एकदम से बॉडी को ख़्याल आता है कि ओह! ये एरिया था, ये तो पहले डैमेज था, मैंने तो यहाँ ब्लड फ्लो दिया ही नहीं। तो फिर एकदम से जो ब्लड फ्लो है वो रश करेगा क्योंकि माइक्रो ट्रॉमा आप क्रिएट कर रहे हो। तो जब वो ब्लड फ्लो जो है वो रश करेगा उस तरफ, ऑक्सीजन जाएगी, न्यूट्रिएंट्स जाएँगे और जितने वहाँ आपके पास वेस्टेज पड़ा हुआ है वो सारा ब्लड जब फ्लश आउट करेगा वहाँ पे तो वो सारा वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब चौथी चीज़ हमारे पास आती है सेंसरी डिटेक्शन प्रिंसिपल। अब ये टूल हम डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जब आप इस टूल को इफ़ेक्टेड एरिया पे मूव करोगे तो नॉर्मली और इफ़ेक्टेड एरिया का डिफ़रेंस हमारे पास ये होता है कि नॉर्मल एरिया पे ईज़िली ग्लाइड हो जाता है टूल ना आपके पास। आराम से वो आप उसको ग्लाइड करोगे टूल को तो वो आराम से बहुत स्मूथली मूव करेगा। लेकिन इफ़ेक्टेड एरिया पे वो आपका टिश्यू क्योंकि इतना टाइट हुआ हुआ है तो वो आपको मूवमेंट में मसला होगा और पेशेंट ये भी कंप्लेन करेगा कि मेरी पेन इंक्रीज़ कर रही है। तो इस तरह आप डिटेक्ट कर लोगे कि अच्छा ये वो रीज़न है जहाँ मसला है और मुझे इसको जो है वो ट्रीट करना है। एक और चीज़ हमेशा याद रखें इस टूल को जब आपने यूज़ करना है, तो जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है ना वो आपको इफ़ेक्टेड एरिया रेडनेस हो जाएगी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर रहा है, वार्मथ हो जाएगी, फिर माइल्ड सोरनेस आ सकती है। लेकिन अगर आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया, आपने प्रॉपर टेक्नीक्स नहीं यूज़ की, तो फिर पेशेंट जो है वो ब्रूज़िंग की कंप्लेन करेगा और ये ब्रूज़िंग तभी होती है जब आप रॉन्ग प्रेशर अप्लाई करते हो। तो इन चीज़ों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल्स में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएँ, मैं फर्दर आगे जाने से पहले दोबारा क्लियर कर दूँ? फर्दर कंटिन्यू करूँ फिर मैं? जी, करें। ठीक है। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव हमने देख ली है, माइल्ड सोरनेस, एरिथमिया, रेडनेस को कहते हैं और वार्मथ आ गया और टू मच ब्रूजिंग ये इंडिकेट करिए कि आपने रॉन्ग प्रेशर लगाया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे पास इंडिकेशन कि ये टूल हमने किस-किस केस में यूज़ करना है और चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करें, सबसे पहले आपको ज़रूर ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन-सी इंडिकेशंस हैं जिसमें हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसको ध्यान से देख लें, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्रॉनिक सॉफ्ट टिश्यू पेन, ठीक है? अभी क्रॉनिक सॉफ्ट टिश्यू पेन क्या है? वो पेन जो एक्सीड करे 6 वीक से ज़्यादा, पेशेंट आपके पास कंप्लेन कर रहा है कि 6 हफ्तों से ज़्यादा हो गया है, मुझे मसलसल इस जगह पे दर्द है, मेडिसिन लेता हूँ या कोई थेरेपी करवाता हूँ तो थोड़े टाइम के लिए मुझे फ़र्क पड़ता है, 5-6 घंटों के लिए फिर पेन उस तरह मुझे दोबारा होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास क्रॉनिक सॉफ्ट टिश्यू पेन होती है, ठीक है? ये पेन अब आपके पास मसल की भी हो सकती है, टेंडन की भी हो सकती है, लिगामेंट की भी हो सकती है और फेशिया की भी हो सकती है। फेशिया सॉफ्ट हमारे पास कवरिंग होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर। ये है वो क्रॉनिक सॉफ्ट टिश्यू पेन, ठीक है? फर्दर आता है अगर मसल टाइटनेस है, जब मसल हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेंड और स्टिफ हो गए हुए हैं, ठीक है? बहुत लिमिटेड रेंज हो गई हुई है, मूव नहीं कर रहे, उसके अंदर आप करा सकते हो। मायोफेशियल रिस्ट्रिक्शन, हमें पता है कि फेशिया एक थिन कवरिंग है जिसने मसल को सराउंड किया हुआ है, ठीक है? मायोफेशियल रिस्ट्रिक्शन
केस में आती है, जब हमारे पास हमारा मसल जो है वो लॉस कर फेशिया जो है वो लॉस कर जाता है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो अब स्लाइड नहीं कर पा रहा, मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है? वो फेशिया जब इकट्ठा हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, तो फिर आपका मसल नहीं मूव कर पाएगा। ये है मायोफेशियल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? और इस केस में आपको वो ट्रिगर पॉइंट्स और वो नॉट्स नज़र आएँगी। जब आप वैसे भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपको गड्ढे नज़र आएँगी पेशेंट के उस अफेक्टेड एरिया में। स्कार आ जाते हैं। इंजरी और सर्जरी, स्कार बहुत कॉमन है हमारे यहाँ और नॉर्मली ये प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किए जाते हैं। स्कार किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है और स्कार किसी सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है? और ये स्कार बहुत हार्ड और टाइट हो जाता है फिर। एडहेजन्स आ जाते हैं। एडहेजन्स में क्या होता है कि हमारे पास एब्नॉर्मल एक स्टिकिंग हो जाती है कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत अजीबो-गरीब तरीके से इकट्ठे जुड़ जाएँगे आपस में। और ये एडहेजन्स किस केस में बन रही हैं, जब आपने मूवमेंट नहीं की अपनी अफेक्टेड रीजन की। आपकी कोई सर्जरी हुई थी, आप थोड़े एज फैक्टर की वजह से कोई सर्जरी वगैरह, बेड रिडन है, उन केसेज़ के अंदर एडहेजन्स हमारे पास बन जाते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद आ जाती जी आईटी बैंड सिंड्रोम। हमें पता है कि आईटी बैंड जो है वो हमारे पास जो लेग की लेटरल साइड पे प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? तो आईटी बैंड एक थिक टिश्यू है, अगर वो इरिटेट कर रहा है, इरिटेशन के मल्टीपल कॉज़ेज़ हो सकते हैं, ओवरयूज़ आपके पास हो सकता है, कोई इंजरी आपके पास हो सकती है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं है आपकी, सिटिंग पोस्चर आपके पास सही नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो आईटी बैंड रिस्ट्रिक्शन कॉज़ कर सकती हैं। फिर आ जाता है जी हमारे पास प्लांटर fasciitis। प्लांटर फेशिया हमें पता है कि हमारे पास जो बीनीथ द सोल फुट सोल रीजन है, वहाँ पे प्लांटर फेशिया प्रेज़ेंट होता है, एक्लीज़ टेंडन से ओरिजिनेट करता है। प्लांटर फेशिया की अगर इन्फ्लेमेशन हो गई हुई है और प्रॉपर ट्रीट नहीं किया आपने उसको, उसकी वजह से फर्दर आपके पास केस बढ़ गया हुआ है, मैनुअल थेरेपी नहीं मज़ीद वो इफ़ेक्टिव हो रही, तो फिर हम जो है वो इसकी तरफ आ जाते हैं। उसके अलावा पोस्ट स्टिफनेस है हमारे पास, पोस्ट इमोबिलाइज़ेशन स्टिफनेस है, ये कॉज़ हो सकता है, लिमिटेड आरओएम्स है। सो ये वो इंडिकेशंस हैं, ये वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम अप्लाई करेंगे अपने इस टूल को। अगर हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि बेसिकली अगर ये सवाल हमारे माइंड में आ रहा है कि हम लोगों ने इसी को क्यों यूज़ किया, इसी टूल को हमने क्यों यूज़ करना है। सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखें कि जब आप ये नोटिस कर रहे हैं कि एक पेशेंट आपके पास एक लंबे अरसे से आ रहा है या पेशेंट बता रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा फिज़ियोथेरेपी कराई है लेकिन मेरी इफ़ेक्टिव चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो फिर हम इस टूल की तरफ आते हैं प्रॉपर असेसमेंट करके। मैं आगे चल के प्रॉपर एक असेसमेंट टेक्निक्स भी आपको बताती हूँ कि किस तरह हमने असेसमेंट करनी है पेशेंट के इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को रूल आउट करने के लिए। कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक आप लोगों को? No, dear, everything is clear. ओके, थैंक यू। अच्छा, अगर हम देखते हैं बेसिकली अब क्रॉनिक सॉफ्ट टिश्यू पेन को देख लें और सवाल बनता है कि यही टूल क्यों? सो बेसिकली क्रॉनिक सॉफ्ट टिश्यू पेन के अंदर हम लोगों के पास हम प्रॉपर्ली टारगेट करते हैं उन डीप एडहेजन्स को। पेन आपके पास कब होगी? ज़ाहिर-सी बात है जब कोई अंदर आपके पास मसला पड़ा हुआ है उस मसल, टिश्यू या लिगामेंट में, ठीक है? तो फिर हम लोग प्रॉपर्ली उस टूल के थ्रू उस डीप तक जाएँगे। अगर आप देखो, अगर हमारे पास आती है टेंस, बहुत ऊपर सुपरफिशियली आप इसको अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? अगर हमारे पास हीटिंग पैड है, सुपरफिशियली आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? उसकी टेंस की भी स्टिमुलेशंस जाती हैं, हीटिंग पैड की भी हीट जाती है, लेकिन वो बहुत एक स्पेसिफिक 15 मिनट के लिए आपने टेंस लगा दिया, 15 मिनट के लिए आपने हीटिंग पैड लगा दिया। सो वो उस टाइम फ्रेम के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो मसला तो वहीं का वहीं पड़ा रह गया। आपने तो बहुत एक थोड़े टाइम के लिए पेन गेट जो थ्योरी था उसको एक्टिव किया, पेन के सिग्नल मैनेज हो गए, लेकिन उसके बाद दोबारा वो मसला आ जाएगा। उसके बाद मसल टाइटनेस है, तो जितना रिलीज़ करेगा आपके डेंस रिस्ट्रिक्शंस को। मायोफेशियल रिस्ट्रिक्शन है, इसके अंदर जब आपने उस टूल को यूज़ करना है, तो उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि हमारे पास प्रेशर अप्लाई करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता वो नॉट्स ढीली पड़ती हैं और आराम से ग्लाइड हो जाता है। फिर स्कार टिश्यूज़ हमारे पास आ जाते हैं, थिक स्कार्स बन जाते हैं। जब आप उस टूल को अप्लाई करते हो, तो वो जो स्कार बना हुआ है, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो खुलेगा एक हिसाब से। एडहेजन्स हैं, ये टूल जब आप प्रेशर से अप्लाई करते हो तो ये सही डीप प्रेशर अप्लाई होता है उस इफेक्टेड रीजन के ऊपर, तो वो जो एडहेजन्स थी वो ब्रेक हो जाएँगी। प्लांटर फेशिया है, हम टेक्निक्स के साथ जब इस टूल को अप्लाई करेंगे तो ईज़िली आपके पास वो बहुत डीपर इफेक्ट देगा, प्रेशर देगा, हमारे प्रिंसिपल एक्टिव होंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास जो इन्फ्लेमेशन है वो क्योर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, फिर मैं एक दफ़ा आपको बता दूँ कि अगर कोई पूछे कि जी यही टूल क्यों?
एक चीज़ हमारे पास हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि हैंड फटीग नहीं होगी। अगर हम लोग हाथों से जो हम इस्केमिक रिलीज़ और बाकी रिलीज़ भी कर रहे होते हैं मैनुअल थेरेपी में, लेकिन उसमें बहुत ज़ोर हमारा अपना भी लग रहा है। इस प्रेशर में इस टूल को यूज़ करते हुए 2 बेनिफिट हैं। एक तो प्रेशर बहुत डीप जाएगा, दूसरा आपका भी फटीग लेवल कम रहेगा, आपको उतनी फटीग नहीं होगी और इस टूल की मदद से प्रेशर बहुत डीप जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि ये टूल जब आप अप्लाई करते हो तो स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करके कर रहे हो, तो प्रिसाइज़ली आप अफेक्टेड एरिया को ट्रीट कर लोगे। उसके बाद आगे से अ, मैनुअल दूसरी टेक्निक्स हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि क्रॉनिक केसेज़ के अंदर उनका इतना इफ़ेक्ट नहीं रह जाता। टेंस है, पेन को कंट्रोल करती है, लेकिन जब एक स्टेज एक्सीड कर जाती है, फिर आपके पास पेशेंट कहता है कि मुझे अब इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, उसका भी एक एक्यूट केसेज़ में बहुत अच्छी है, लेकिन क्रॉनिक में ग्रेजुअली वो भी अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करती। तो इस वजह से हमने इस टूल की तरफ जो है वो जाना है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ये टूल जो है वो डीपर और फ़ोकस्ड आपको जो है वो स्टिमुलस देता है हमारी बॉडी को। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके असेसमेंट की तरफ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस टूल को यूज़ करना है। और कोई भी आपके पास पेशेंट किसी भी चीज़ के साथ आता है, हमेशा अपनी असेसमेंट स्ट्रॉन्ग रखें। आपकी असेसमेंट अच्छी होगी, आप इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस को रूल आउट कर लोगे। अगर हम दोबारा देख लेते हैं वाईएसटीएम डीपर टिश्यू में जा रहा है, मोर प्रिसाइज़ है, लेस फटीग है, पेन रिलीफ़ हो रही है, हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइज के इफेक्ट एनहांस है, ज़ाहिर सी बात है वो मसल जो पहले टाइट था, स्टिफ था, अनरिस्पॉन्सिव टू अदर ट्रीटमेंट्स था, जब आपने उसकी ग्लाइड स्लाइड दी, उस पे प्रेशर दिया, रिलीव किया उसके नॉट्स को, तो अल्टीमेटली आपके पास बाद में जो आप एक्सरसाइज करोगे, जो अब बाद में आप इसके ऊपर टेक्निक्स अप्लाई करोगे, वो इफेक्टिव होंगे। एक ऐसी जगह जिसपे कोई ब्लड फ्लो ही नहीं है, जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट्स पुअर है, ऑक्सीजन पुअर है, वहाँ आप कैसे कोई थेरेपी आपकी इफेक्टिव होगी? सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी टेक्निक अप्लाई की जाए जिससे ब्लड फ्लो रश करे एंड अल्टीमेटली आपके पास फिर एक्सरसाइज हो। और बेटर फीडबैक हमें पेशेंट्स की तरफ से भी आता है। हमारे पास बहुत सी रिसर्चेज हैं इस टूल के ऊपर भी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस एक दफ़ा देख लें। ओपन वुंड्स हैं, ऑब्वियसली हम इस टूल को अप्लाई नहीं करेंगे। अनहील्ड फ्रैक्चर्स हैं, हमने अच्छा खासा प्रेशर अप्लाई करना होता है इस टूल को यूज़ करते हुए, तो ऑब्वियसली अनहील्ड फ्रैक्चर्स हैं, तो फर्दर पेशेंट जो है वो पेन कंप्लेन करेगा, फ्रैक्चर हील नहीं होंगे। उसके अलावा डीवीटी है, डीवीटी के केस के अंदर हम कभी भी इस टूल को अप्लाई नहीं करते। एक्टिव इन्फेक्शंस है, जब एक्टिव इन्फेक्शंस है, ज़ाहिर सी बात है आपने इस टूल को अप्लाई किया, ब्लड फ्लो रश करेगा, वो ब्लड जहाँ जहाँ फर्दर जाएगा वहाँ वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट करता जाएगा। स्वेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, ये क्रॉनिक केसेस के लिए आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है? प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर जो कॉमनली रीजन्स हैं जो हम लोग नहीं टारगेट करते हैं, वो हमारा लंबर रीजन होता है, एब्डोमिनल रीजन होता है, ठीक है? पेल्विक, एब्डोमिनल और लंबर रीजन को हम टारगेट नहीं करते हैं। फ्रेजाइल स्किन है, बहुत एज्ड हो गया हुआ है पेशेंट, फ्रेजाइल स्किन है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर और स्किन उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करती। ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस में आप ये देख लें कि पेशेंट को मेजरली कौन-सा रीजन इफ़ेक्ट हुआ हुआ है। अगर नी का कुछ ज़्यादा वो कंप्लेन कर रहा है कि नी ज़्यादा उसकी इफ़ेक्ट है, मतलब उन रीजन्स पे आपने नहीं अप्लाई करना जहाँ बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई चीज़ दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है? नहीं, सब क्लियर है। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग असेसमेंट की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिज़ियोथेरेपी में होती है हमारे पास असेसमेंट। सबसे पहले सब्जेक्टिव। जब आपने हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने उससे पूछनी है, वो आपने उससे पेन पूछनी है कि आया उसकी पेन एक्यूट है, सब एक्यूट है या क्रॉनिक है। अगर पेशेंट की पेन एक्यूट है, मतलब वो कहता है कि 2 हफ्तों से उसको दर्द है, 2 हफ्ते या उससे कम, आप इस टूल को अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि अभी एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, ठीक है? और एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर देखा जाए तो एक हिसाब से बॉडी का अपना ये मैकेनिज़्म होता है जगह को हील करने के लिए, आप इस टूल को नहीं अप्लाई करोगे। सब एक्यूट है, 2 टू 6 वीक हो गए हैं पेशेंट की पेन को, तो फिर आपने जो है वो केयरफुली बहुत ज़्यादा प्रेशर ना अप्लाई करते हुए आहिस्ता-आहिस्ता आपने ग्लाइड करना है अफेक्टेड एरिया को। क्रॉनिक पेन मोर देन 6 वीक हो गए हैं पेन को, कोई ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं रहा, रीजन पेन उसी तरह कर रहा है, ट्रिगर पॉइंट्स आपको फ़ील हो रहे हैं, टेंडर पॉइंट्स फ़ील हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, फ़ौरन आप जो टूल इसको अप्लाई कर दोगे। अब पेन की नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डल और डल एक है, तो आप के लिए ये हमारे पास एक साइन है कि बेसिकली ये सॉफ्ट टिश्यू की पेन है।
आप इस टूल को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर शार्प और स्वेयर पेन है, बहुत ज़्यादा रेडिएट कर रही है पेन आपके पास, तो फिर ज़रूरी है कि आप देख लो कि कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है, कोई एक्यूट इंजरी तो नहीं है, ठीक है? तो अगर डल पेन है तो गो इट्स इंडिकेट कि आपके पास सॉफ्ट टिश्यू है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हम लोग फर्दर देख लेंगे कि बिहेवियर कैसा है पेन का। वर्स है विद प्रोलॉन्ग यूज़, अगर आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हो तो क्या हमारे पास पेन वर्स हो रही है? रीजन स्टिफ हो गया रेस्ट के बाद, और टेम्परेरी रिलीफ विद हीट एंड मसाज, और पेशेंट कहता है कि थोड़ी टाइम के लिए मुझे रहता है, जब मैं इस्कीमिक रिलीज करवाता हूँ, कोई मसाज वगैरह करवाता हूँ या हीट वगैरह लगाता हूँ, तो टेम्परेरी आराम रहता है, लेकिन फिर मुझे दोबारा दर्द हो रही है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपने देखने होते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंडिकेशंस को भी इसमें रूल आउट करते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को भी। जब पेशेंट अब बता रहा है कि फलां जगह पे दर्द है, तो आप प्रॉपर्ली रूल आउट कर लेते हो स्क्रीनिंग के थ्रू कि क्या क्या इसकी इंडिकेशंस आ रही हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, तो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में बेसिकली हम लोग सुपरफिशियली देखते हैं कि स्किन का कलर क्या है, स्कार वगैरह, ज़ाहिर-सी बात है कोई स्कार होगा आपको ऊपर ही नज़र आ जाएगा। स्वेलिंग तो नहीं हुई हुई, पोस्टल डेविएशन, अगर हमारे पास लंबर के बैक के पेन के साथ पेशेंट आ रहे हैं, लोअर लिम्ब की पेन के साथ आ रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं कि पोस्टल डेविएशन तो कोई कॉज़िटिव फैक्टर नहीं है, या मसल वेस्टिंग। मसल वेस्टिंग यूजुअली हमें तब नज़र आती है जब पेशेंट की लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन हुई हुई होती है ना, तब हम मसल वेस्टिंग की तरफ जाता है पेशेंट। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। पाल्पेशन, पाल्पेशन में 4T रूल याद रख लें। पाल्पेशन हमेशा फिंगर्स ऑब्वियसली हम लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि टेम्परेचर कैसा है रीजन का, और टेम्परेचर यूजुअली वार्म्थ होता है, जब आप चेक करते हो ना पेशेंट को, तो वार्म्थ होगा। टेक्सचर देख लोगे स्किन का, अगर कोई स्कार वगैरह तो ज़ाहिर-सी बात है टेक्सचर चेंज हुआ हुआ होगा। थिकनेस देख लेंगे और टेंडरनेस। तो पाल्पेशन का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको टेक्नीक आनी चाहिए पाल्पेट करने की, और इस 4T रूल को आप यूज़ करके इज़िली देख सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि बेसिकली वो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एब्नॉर्मल है कि नॉर्मल है? एब्नॉर्मली और नॉर्मल में डिफरेंस करने के लिए, एब्नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू का आपको इस तरह पता चलता है कि हम लोग जब अपनी फिंगर मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, पाल्पेशन फिंगर्स के साथ है। आप जब फिंगर्स को इफेक्टेड रीजन पे मूव करोगे ना, तो बेसिकली रेजिस्ट होगी आपकी मूवमेंट। आपको मुश्किल होगी ग्लाइड करने में अपनी फिंगर्स को। जबकि नॉर्मल और हेल्थी के अंदर आप इज़िली ग्लाइड कर लेते हो। बेशक अभी बैठे-बैठे आप अपने फोरआर्म के ऊपर करके देखें, इज़िली ग्लाइड हो जाएगा। इज़िली फिंगर आपकी जो है वो, अगर हम लोग एल्बो जॉइंट की नीचे वाली साइड से करना शुरू करें, तो इज़िली मूव हो जाएँगी फिंगर्स। लेकिन अगर हम लोग अफेक्टेड पेशेंट को देखते हैं, तो उसमें हमारी ग्लाइडिंग में बहुत मसला आता है, रेज़िस्ट हो रही होती है मूवमेंट। तो ये भी हमारे पास पता चल जाता है कि इधर हमें टूल की अब ज़रूरत पड़ गई है। मूवमेंट की असेसमेंट देख लें, तो अगर आपके पास एक्टिव मूवमेंट लिमिटेड है लेकिन पॉसिबल है, थोड़ी बहुत रेंज है पेशेंट की, और जब आप एंड रेंज पे लेके जाते हैं, तो पेशेंट पैसिव के अंदर एंड फील का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से है कि जब हम लोग बिल्कुल एंड रेंज पे लेके जाते हैं, तो फिर हम लोग फील करते हैं कि बेसिकली हमें सॉफ्ट फील हो रही है जगह, फर्म फील हो रही है, हार्ड फील हो रही है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन आ रही है आपको एंड फील पे लेके जाते हुए, और हमारे पास लेकिन जब आपने 2-3 दफ़ा मूवमेंट कराई पेशेंट को, तो उसकी रेंज है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई। तो ये सब चीज़ें इस चीज़ की इंडिकेटिव है कि मसला आपके सॉफ्ट टिश्यू के अंदर है। मतलब बोन का कोई मसला नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू का है, तो ईज़िली आप थोड़ी बहुत एक्सटेंसिव ऊपर की ट्रीटमेंट दोगे तो मैनेज हो जाएगा पेशेंट। अच्छा, उसके बाद फंक्शनल असेसमेंट आ जाती है। फंक्शनल असेसमेंट में हम लोग यूजुअली फंक्शनल असेसमेंट देखते हैं रेंज ऑफ मोशंस को देखने के लिए, है ना? ताकि हमें फर्दर पता चल जाए कि मसला किसी जॉइंट-शॉइंट का तो नहीं है, सॉफ्ट टिश्यूज़ का ही है। तो उसमें बहुत कॉमन हमारे पास जो टेस्ट हम कराते हैं, वो सिट टू स्टैंड कराते हैं, रीचिंग ओवरहेड कराते हैं, रीचिंग फॉरवर्ड के सिंपली आप अपना हाथ आगे की तरफ लेके जाएँ, तो हम रेंज देख लेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएँ, सिट टू स्टैंड करें। तो ये चीज़ें। उसके बाद स्पेशल टेस्ट, एक और चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर पेशेंट आपके पास किसी भी पेन के साथ आ रहा है, दूसरे टेस्ट करा लें। हो सकता है उसको कोई जॉइंट का मसला हो सकता है उसको कोई टेंडन, कोई रप्चर हुआ हो, लिगामेंट, टेंडन, मसल वगैरह, न्यूरल टेंशन, कोई नर्व का इश्यू हो। नॉर्मली यहाँ हिस्ट्री उस तरह प्रॉपर्ली पेशेंट भी नहीं देते। तो इसलिए ये टेस्ट वगैरह करा के हम रूल आउट कर लेते हैं कि असल मसला कहाँ पर है, ताकि हम फिर देख लें। ऐसा ना हो कि हम उसको इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करते रहें और मसला उसकी किसी नर्व का हो, किसी जॉइंट का हो। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। फिर आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल स्कैन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ये टूल हमें खुद ही मददगार है डिटेक्ट करने में भी और ट्रीट करने में भी। इंस्ट्रूमेंटल स्कैन, सिंपली आपने इस टूल को लेना है, पेन वाली रीजन के ऊपर ग्लाइड करना है, इजीली ग्लाइड हो गया, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है कि कॉज़िटिव फैक्टर कोई और है। लेकिन जैसे आपने नोटिस किया कि ये ग्लाइड नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो गो फॉर
फिर इसी टूल को यूज़ करो और पेशेंट को ट्रीट कर दो, ठीक हो गया। डिसीजन मेकिंग, अब जब आपने डिसीजन बनाना है, अगर पेन क्रॉनिक है, टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड है, रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने इस टूल को यूज़ करना है। फ्रेजाइल स्किन है, कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है या एक्यूट इन्फ्लेमेशन है या पेन आपको 2 हफ्तों से है या 2 हफ्तों से कम है, इस टूल को आपने यूज़ नहीं करना। इसलिए असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। हम इन इसी असेसमेंट से फिर हम फर्दर रूल आउट करते हैं कि हमने किस तरफ पेशेंट की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को लेके जाना है। अब ये टूल अगर आप लोग देखते हैं, ये हैं वो सारे टूल्स जो हम यूज़ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस। यस मैम, क्लियर है। ये ये ना अच्छा। थोड़ा सा नेट की डिस्टॉर्शन हो रही है, आप प्लीज इसको रिकॉर्ड भी साथ कर लें। हेलो। अ, जी ठीक है, मैं कर देती हूँ, 1 मिनट रुकें। अगर कुछ मसला होगा मैं आपको हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो भी साथ प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग ये टूल्स देखते हैं, ये हैं वो तमाम तर टूल, इंस्ट्रूमेंटेड असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइज़ेशन के, ये हैं वो सारे टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे पास ये लार्ज कन्वेक्स टूल आ गया, ये डबल कव टूल है, स्मॉल एस कव टूल है, लॉन्ग बार है। उसके अलावा हमारे पास ये लार्ज कनकेव टूल है, बीक होल टूल और हैंडल ग्रिप टूल है, ठीक है? और ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी सेटिंग के अंदर, वो हमारे पास ये लॉन्ग बार टूल होता है और लार्ज कन्वेक्स टूल होता है, बिकॉज़ ये ज़रा हैंडी होता है। और यूजुअली जो हमारे पास, क्योंकि आप लोग जो इस टाइम क्लिनिकल सेटिंग में होंगे या वैसे भी आपने देखा होगा, जो मेजर कंप्लेंट हमारे पास आती है ना, वो बैक एक की आती हैं या फिर लोअर लिम्ब में हमारे पास क्वाड्स वगैरह जो है ना पेशेंट के, या हैम्स वगैरह वो टाइट और इफेक्टेड हुए हुए होते हैं। तो उन केसेस के अंदर ये बहुत इफेक्टिव होते हैं ये टूल। सो ये हमारे पास ये टूल्स हैं। उसके बाद आ जाती है जब हमने इसकी टेक्नीक और एप्लीकेशन देखनी है कि अब इन टूल्स को देख तो लिया, ये टूल्स होता है, अब इनको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ हमने देखनी है। सबसे पहले प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है? जब हमने रूल आउट कर लिया कि अच्छा ये इंडिकेशंस हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं प्रेज़ेंट, इंडिकेशंस प्रेज़ेंट हैं, इस टूल को यूज़ करना है, कैसे करना है वो अब? सबसे पहले पेशेंट को बताएँ कि हम करने क्या वाले हैं। हम लोग पेशेंट को क्लियर नहीं करते, हम उसको उसके ज़हन को इस चीज़ पे आमादा नहीं करते कि हम क्या करें, हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। उसको बस ये पता होता है मुझ पे कुछ हो रहा है, तो प्रॉपर्ली उसको एक्सप्लेन करें कि ये एक टूल है, ये मैं अप्लाई करूँगा, इसके ये फ़ायदे हैं, आपको इतने टाइम में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेन के साथ है पेशेंट, तो यूजुअली वो बहुत ज़्यादा इमोशनली भी अफेक्टेड हुए हुए होते हैं, ठीक है? तो उनको प्रॉपर्ली आपने एक्सप्लेन करना है। दूसरी चीज़, पोज़ीशनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जो रीजन इफ़ेक्टेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उसका लोअर लिम्ब क्वाड्स के ऊपर या हैम्स पे करना है, तो स्पाइन पोज़ीशन में प्रॉपर्ली आपने रिलैक्स पोज़ीशन के अंदर, जो हमारी एक प्रॉपर रिलैक्स पोज़ीशन है, उसमें पेशेंट को करवा कर फिर आपने इस टूल को अप्लाई करना है, ताकि बॉडी आपकी रिलैक्स हो और ईज़िली जो है वो आप फ़ोकस कर सको उस जगह के ऊपर। और प्रॉपर हमारे पास, क्योंकि पोज़ीशनिंग प्रॉपर है, ब्लड फ्लो प्रॉपर जाएगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर जाएँगे। आप ये खुद देखेंगे कि जब आप प्रॉपर पोज़ीशनिंग के साथ पेशेंट को कोई भी थेरेपी कराते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोथेरेपी है, चाहे वो आपकी मैनुअल थेरेपी है, अगर पोज़ीशन प्रॉपर है, रिज़ल्ट्स 100% आपके पास आते हैं। फिर हम लोगों ने एक्सपोज़ करना है उस अफेक्टेड एरिया को। अगर आपने अफेक्टेड एरिया को प्रॉपर्ली एक्सपोज़ किया होगा, तो ईज़िली आप प्रेशर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको वो सारी वीडियो दिखाती हूँ कि हम किस-किस तरह इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके अपने जो हैं वो हाथ क्लीन होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट आपका स्टेरिलाइज़ होना चाहिए, प्रॉपर्ली उसको साफ़ करके फिर आपने जो है वो एप्रोप्रिएट एरिया जो है वो उस पे अप्लाई करना है। उसके अलावा हम कोई भी क्रीम जो है, कोई भी ऑइंटमेंट, डिक्लोफेनेक जेल हमारे पास होती है, हम लोग वो लगा सकते हैं। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड जेल जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम वो लगा सकते हैं, ताकि हमारे पास जो फ्रिक्शन है ना वो कम से कम हो, स्किन इरिटेट ना हो। क्योंकि इस टूल को अप्लाई करने के बाद आम तौर पे भी पेशेंट की रेडनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो जेल वगैरह लगाई होगी, फ्रिक्शन कम होगी, तो बहुत ज़्यादा रेडना नहीं होगा और ब्रूज़ वगैरह जो है वो नहीं बनेंगे। अब हमारे पास आ जाता है टूल की सिलेक्शन। ये दोबारा एक दफ़ा आप लोग टूल देख लें, ये हैं वो सारे टूल जिनको अब हमने फर्दर सिलेक्ट करना है कि हमने कौन से टूल को किस जगह पे लगाना है। अगर हम देखें, ये कन्वेक्स टूल है, ये अब हमारे पास जो है वो एक कनकेव टूल आ गया, डबल कर्व टूल है, तो इनके रीजन्स ना चेंज हैं। ये नहीं है कि हम हर टूल हर एरिया पे लगा सकते हैं। और हमारी सेटिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो लॉन्ग बार टूल यूज़ किया जाता है और लार्ज कन्वेक्स टूल यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब
अगर हम लोग इनके लार्ज कन्वेक्स टूल को देख लेते हैं फॉर ब्रॉडर एरियाज, कन्वेक्स है, अंदर की तरफ है, तो जो ब्रॉडर एरियाज हैं जैसे हमारे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग है, अगर क्वाड्स टाइट है, हैम्स टाइट्स हैं, तो इनके ऊपर हम इजीली जो है वो इस टूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डबल कर्व टूल आ जाता है। डबल कर्व ये है कि बीच में टूल सीधा होगा, दो तरफ उसकी कर्व्स होंगी, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड्स के ऊपर भी। तो जाहिर सी बात है जब वो कर्व बनी हुई है तो आप इजीली बॉडी के जो कंटोर वाले एरियाज है ना, जैसे अगर आपके पास नेक आ गई है, नेक की साइड पे, नेक की बैक के ऊपर आपने उसको करना है, तो आप इजीली इस टूल को जो है वो प्रेशर के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, फोर आर्म के ऊपर हम डबल कर्व टूल जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफ्स के ऊपर आप इस टूल को जो है वो इजीली यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। स्मॉल कप टूल अगर आ जाता है, स्मॉल कप छोटा वाला जो कव टूल है, ये हम लोग जो है वो रिस्ट के ऊपर, एंकल वगैरह, स्कैपुला, मिडली स्कैपुला टारगेट करना है, इंफीरियर स्कैपुला टारगेट करना है, सुपीरियर या लेटरल, तो आप इजीली इस टूल के थ्रू उसको टारगेट कर सकते हो। लार्ज बार टूल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल है। क्यों? क्योंकि एक तो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करता है, कोई कन्वेक्सिटी, कोई कनकेविटी नहीं है। तो अगर बैक की इशू के साथ पेशेंट आपके पास आ रहा है, एक्सटेंसिव हैम एंड क्वाड्स की पेन के साथ आ रहा है कि पूरा कॉर्ड इन्वॉल्व है, पूरे हैम इन्वॉल्व है, तो आप इस टूल को जो है उसके साथ सॉरी यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। जब ये टूल आप यूज़ करते हो तो जो भी रिस्ट्रिक्शन बनी हुई है, जो भी एडहेजन्स बनी हुई है, जो भी नॉट्स बनी हुई हैं, पूरी की पूरी खुल जाती हैं, क्योंकि एक टाइम पे कंसिस्टेंटली आप प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हो। ठीक है। उसके बाद बीक हुक टूल है। बीक हुक अगर आप ये टूल्स देख भी लो तो आपको ये नज़र आ रहा है, जो हमारे पास राइट साइड पे सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो जो सेकंड टूल है हमारे पास, ये बीक हुक है। तो ये हुक है, इसके आगे से आपको नोक नजर आ रही है। तो यूजुअली जो ट्रिगर पॉइंट्स हमारे पास बने होते हैं, जो हम इजीली पालपेट कर रहे हैं ना, तो डायरेक्टली आप अपने जब अप्लाई करोगे इस रीजन के ऊपर, मसल वगैरह के ऊपर प्रेशर से अप्लाई करोगे, तो वो जो टेंडर पॉइंट्स क्या होते हैं, हमारे पास नॉट्स बनी हुई होती हैं, तो वो आप, और होती भी लोकलाइज हैं, तो डायरेक्ट जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। यस मैम। अच्छा, उसके बाद बेटा आ जाता है हमारे पास हैंडल ग्रिप टूल। हैंडल ग्रिप टूल, ये अगर आपने स्टार्ट किया है अभी टूल को यूज़ करना, ज़ाहिर सी बात है हमारी ग्रिप नहीं बनी होती, तो हम लोग यूजुअली जो है ना वो हैंडल ग्रिप टूल यूज़ कर लेते हैं। इसमें आपकी इजीली ग्रिप भी बन जाती है। अगर आप ये देखो ना, ये फर्स्ट जो हमारे पास टूल है ना, इधर से राइट साइड से फर्स्ट वाला ये ग्रिप टूल है, तो आप इजीली अंदर हाथ डाल के इस टूल को ग्रिप्स पकड़ के, तो फिर आप जो है वो कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह लगाकर ट्रीट कर लेते हो। ठीक है। सो कुछ हम लोग मॉडिफिकेशन हम कर लेते हैं अपने हिसाब से भी, जो हमें फ़ायदा लगता है, लेकिन फंक्शंस हैं सबके। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप लॉन्ग बार टूल से और ये हैंडल ग्रिप टूल जो है इससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब एंगल ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सुपरफिशियल अगर आपके पास कोई इनिशियली, क्योंकि हमारे पास जो है वो स्किन, अगर आपके पास कोई वो, अगर हमारे पास जो स्किन की कोई लेयर है, जैसे स्कार टिश्यू वगैरह बना हुआ है, सुपरफिशियली कोई हमारे पास लीजन प्रेजेंट है, तो हम जो है वो 30 डिग्री पे एंगल पे रख कर अपने टूल को हम उसको ग्लाइड करेंगे इफेक्टेड एरिया के ऊपर। लेकिन अगर आपने डीप एरियाज टारगेट करने हैं तो 60 डिग्री के ऊपर रख कर फिर जो है वो आप इसको वो करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ग्रेजुअली जो है वो रिलीव हो जाएगी वहाँ से जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, एडिशंस और पेन वगैरह हैं। उसके बाद फर्दर हम लोग आते हैं स्ट्रोक्स। अब हमने देख लिया, अच्छा असेसमेंट होगी, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हमने देख लिया एंगल क्या था, हमने देख लिया टूल क्या थे। अब स्ट्रोक होती है वो टेक्निक जिससे आपने इस टूल को यूज़ करना है। ठीक है। अगर आपकी टेक्निक सबसे बेहतर है, अगर आपके पकड़ने का तरीका ठीक है, आपकी डिग्री ठीक है और आपको एप्लीकेशन ऑफ टूल टेक्निक ठीक है, तो उससे आपके पास एडिशंस भी ब्रेक हो जाएँगे, फेशिया भी रिलीज़ हो जाएगा और स्टिमुलेट होगी हीलिंग और पेन मॉड्यूलेशन होगी। सो बेसिकली डिपेंड ही आपकी अपनी पोज़ीशनिंग के ऊपर और आपकी टेक्निक के ऊपर कर रहा होता है। स्ट्रोक्स अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मेजर ये स्ट्रोक आ रहे हैं। एक स्वीपिंग स्ट्रोक होता है, एक फैन स्ट्रोक है, एक क्रॉस फाइबर स्ट्रोक है, एक स्ट्रमिंग स्ट्रोक है और एक जे स्ट्रोक है। ये टेक्निक्स है इस टूल को यूज़ करने के लिए। टूल्स की डिफरेंट टाइप है, इसी तरह टेक्निक्स भी डिफरेंट है कि आपने किस जगह पे किस तरह इस टूल को जो है वो अप्लाई करना है। अगर हम लोग स्वीपिंग स्ट्रोक की बात करते हैं तो इसमें सिंपली जो आपके पास एरिया है, जो इफेक्टेड एरिया, फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं अपने क्वाड्स की। आपने क्या किया, आपने ऑइंटमेंट या वो जो अल्ट्रासाउंड जेल हम यूज़ करते हैं वो आपने लगाई, स्वीपिंग में आपने सिंपली
जो उसकी ओरिजिन है वहाँ से टूल को रखना है और ग्लाइड करते-करते उसकी इंसर्शन के ऊपर लेके आ जाना है। ये है हमारे पास स्वीपिंग टूल और हम हमेशा जो स्टार्ट करते हैं जब अपने एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं हम इस स्ट्रोक से स्टार्ट करते हैं। फैन स्ट्रोक आ जाता है, मल्टीपल एंगल्स के ऊपर आप इसको मूव करते हैं। मैं अब आप लोगों को एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, पहले आप वो देखें उसके बाद हम इस टूल को इसकी स्ट्रोक मैं आपको फर्दर क्लियर करूँगी। वीडियो शो हो रही है सबको? कोई माइक अनम्यूट करके मुझे बता दे प्लीज़। हाँ जी, हो रही है। वो तो हो रही है लेकिन वो स्टॉप है। ठीक है। अभी अगर अभी सबसे पहले हमारे पास आ गया स्ट्रमिंग स्ट्रोक, ये देखें। स्ट्रमिंग स्ट्रोक को हम लोग ज़िगज़ैग स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें ना बैक एंड फोर्थ हम मूव करते रहते हैं अपने टूल को, ठीक है? फिर ये जे स्ट्रोक्स आपके पास आ जाती हैं। जे स्ट्रोक को याद करने के लिए सिंपली अफेक्टेड एरिया पे जे बनाना है हमने बस। इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं कि सिंपली ये आपके पास अब स्वीपिंग स्ट्रोक्स हैं, ठीक है? ये देखें आप काफ मसल्स के ऊपर उन्हें पोप्लिटेल फोसा से नीचे से शुरू करके एक्लीस टेंडन तक आगे। फैन स्ट्रोक्स के ऊपर इस तरह हम लोग ने जो है वो ये फैन स्ट्रोक पे हम लोग रैपिडली जो है वो मूव करते हैं अपने टूल को। जिस तरह पंखा घूमता है बिल्कुल उस तरह हमने अपने टूल को जो है वो मूव करना होता है अफेक्टेड एरिया के ऊपर। सो अगर हम दोबारा देख लें स्वीपिंग स्ट्रोक को तो सिंपली हमने टूल को ग्लाइडली एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए लाना है ताकि हम उन नॉट्स को ब्रेक कर सकें। फैन स्ट्रोक के ऊपर अपने ज़हन में रख लें जैसे पंखा जल्दी-जल्दी घूमता है बिल्कुल उस तरह अपने टूल को अफेक्टेड एरिया पे मूव करते रहना है। क्रॉस फाइबर स्ट्रोक है परपेंडिकुलरली आपने सिंपली मूव करना है। क्रॉस फाइबर और स्वीपिंग स्ट्रोक नाम सिर्फ डिफरेंट है, टेक्नीक दोनों की सेम होती है। स्ट्रमिंग स्ट्रोक जो कि ज़िगज़ैग भी है, बैक एंड फोर्थ अफेक्टेड एरिया लेंगे एंड बैक एंड फोर्थ आप उसको आगे-पीछे जो है वो स्टूल को मूव करते-करते ओरिजिन से इंसर्शन की तरफ ले आएँगे। जे स्ट्रोक्स जिसको हम लोग हुक स्ट्रोक भी कहते हैं, जे के नाम से याद रखें कि जे की फॉर्म में हमने जो है वो उसको यूज़ करना होता है। क्लिनिकल टिप एक दफ़ा देख लें कि आपने हमेशा स्वीपिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है? स्वीपिंग का फ़ायदा ये हमारे पास होता है कि जब आप उसको ओरिजिन से इंसर्शन की तरफ लेके आ रहे हो, तो जो हमारे पास ब्लड फ्लो है वो फ़ौरन से रश करेगा उस एरिया में क्योंकि हमारे पास पेशेंट क्रॉनिक केसेस के साथ आते हैं। तो बेसिकली बॉडी की एक ये मैकेनिज़्म है कि वो ये सोच लेती है कि इंजरी अगर इतने टाइम से है तो ये एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा ये एरिया, वहाँ पुअर ब्लड फ्लो हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है नॉट्स बन जाएँगी, स्कार्स बन रहे हैं, एडहेजन्स बन रही हैं, तो बॉडी के लिए वो एरिया एक हिसाब से एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, ठीक है? सो जब हम लोगों ने स्वीपिंग मेथड करना है तो फिर आपने जब माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं तो एकदम से बॉडी को फिर वापस याद आता है कि अच्छा ये भी एरिया एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब ब्लड फ्लो वगैरह जाएगा तो जितने वेस्टेज हैं एक्सटर्नल वेस्टेज है वो सारा रिमूव होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट वहाँ जाती है। तो हमेशा स्टार्ट स्वीपिंग से करें। फिर हम लोग जो है वो फैन या क्रॉस फाइबर जो है वो मोड अब हमारे पास फैनिंग बहुत तेज़-तेज़ आपने मूव करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब एक डीप प्रेशर अप्लाई करके आप उसको रिमूव करोगे तो वो ईज़िली हो जाएँगी, ठीक है? और हमेशा फिनिश फिर आपने जो है वो लाइट स्वीपिंग अब अपना प्रेशर थोड़ा-सा कम कर लें और लाइट स्वीपिंग के साथ आपने दोबारा उसको करना है, ठीक है? पहले भी ब्लड जाए, एंड पे भी जाए। पहले जाने का क्या फ़ायदा है? माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट होता है, बॉडी को याद आता है कि अच्छा ये रीजन भी एक्सिस्ट कर रहा है। बाद का फ़ायदा ये है कि दोबारा से ऑक्सीजन की सप्लाई उसको अच्छी हो जाए, ताकि जो अब आपने टूल के बाद जो एक फटीग आ गई है मसल की, वो ज़रा कम हो जाए। पोस्ट केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक सबको? फर्दर कंटिन्यू करूँ मैं? कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें ताकि मैं पोस्ट केयर की तरफ फिर जा सकूँ।
मैम जैसे किसी का अगर जैसे लिगामेंट या रप्चर होता है या कोई इस तरह का सॉफ्ट टिश्यू रप्चर होता है, तो ये हम उस पे भी कर सकते होते हैं ये वाली टेक्नीक? देखिए, अगर आपके पास हमारे पास लिगामेंट और सॉफ्ट टिश्यू रप्चर के स्टेजेस होते हैं। अगर हमारे पास स्टेज 1 है, उस केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर स्टेज 2 और 3 है, तो उसके अंदर भी हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्रेशर अप्लाई करना होता है ना। अगर हमारे पास जो है वो कोई इंजरी आ रही है मसल की, या पेन है उसको पेशेंट को 6 हफ्तों से, कोई टेंडर पॉइंट बना हुआ है, उन केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई एक्सटेंसिव मसल इंजरी हुई हुई है, उस केस में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लिगामेंट की अगर स्टेज 1 की इंजरी है, तब आप इसको यूज़ करोगे। लेकिन अगर जैसे स्टेज 2 और 3, और याद रखो कि लिगामेंट की ब्लड सप्लाई वैसे ही बहुत कम होती है ना, उसकी हीलिंग बहुत कम होगी। तो उसमें हम लोगों ने फिर देखना होता है कि स्टेज क्या है इंजरी का, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, हम लोग पोस्ट केयर की तरफ फर्दर चलते हैं। पोस्ट केयर, ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपने जब भी कोई अपनी टेक्नीक स्टार्ट करनी है, वार्म अप कराना होता है। जैसे हम एक्सरसाइज में वार्म अप करते हैं ना, बिल्कुल इस तरह जब आपने कोई भी टेक्नीक अप्लाई करनी है, आपने वार्म अप भी कराना है पेशेंट को, और फिर आपने उसका एंड पे भी आपने उसको एक हिसाब से अपने कूल डाउन करना है, ठीक है? वार्म अप कैसे हो रहा है इस टूल को यूज़ करते हुए? स्वीपिंग टेक्नीक के साथ ना। चाहे आप कोई भी टूल इसमें यूज़ कर रहे हो, स्टार्ट आपने स्वीपिंग से ही करना है, ठीक है? ताकि ब्लड फ्लो रश करे। अब जब आपने एंड करना है, आपने टूल अप्लाई कर लिया, ठीक है? उसके बाद जब हम लोगों ने एंडिंग की तरफ जाना है, तो हम लोगों ने, अगर आपने पहले दिन है आपने टूल को यूज़ किया, ठीक है? एक और चीज़ याद रख लें कि हमारे पास इस टूल की फ्रीक्वेंसी क्या है। हमने 2 से 5 मिनट सिर्फ़ इस टूल को यूज़ करना है। शुरू जब आपके पास पेशेंट पहले दिन आ रहा है, इंडिकेशंस के साथ आपने इसको 2 मिनट से 3 मिनट सिर्फ़ अप्लाई करना है, ठीक है? 2 से 3 मिनट आपने इस पे स्ट्रोकिंग करनी है, फिर आपने छोड़ देना है। ग्रेजुअली आप 2 से 5 मिनट तक जाओगे। बहुत एक्सट्रीम केसेज़ में हम लोग मैक्सिमम 8 मिनट तक जाते हैं, लेकिन इंटरवल्स के साथ, ब्रेक्स के साथ। ब्रेक का फ़ायदा पेशेंट के मसल को भी होगा और आपको भी होगा। ठीक हो गया? क्योंकि अच्छा खासा ज़ोर लगता है जब आप इस टेक्नीक को अप्लाई करते हो, बिकॉज़ हम अच्छा खासा प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। और पर वीक आपने 1 टू 2 टाइम्स करनी है बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्रूज़िंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। प्रेशर बहुत ज़्यादा ये टूल अप्लाई कर रहा होता है। सो 2 से 5 दफ़ा आपने इसको करना है, और 1 टू 2 टाइम्स पर वीक के लिए। और फिर बाद में आपने ये देखते रहना है कि एरिथमिया बन रहा है कि ब्रूज़ बन रहा है, ठीक है? रेडनेस है, इट्स ओके। लेकिन अगर ब्रूज़िंग हो रही है, तो फ़ौरन इस ट्रीटमेंट को आपने इधर छोड़ के होल्ड ऑन पे डाल देना है, ठीक है? क्योंकि ब्रूज़िंग फर्दर डैमेज करेगी आपके एरिया को। पोस्ट केयर अगर हम देखते हैं, सबसे पहला दिन है, इनिशियली आप सिर्फ़ एक्टिव आर्म्स कराते हो। जैसे क्वाड्स अगर आपके पास आ गए, हैम्स आ गए, आपने सिर्फ़ एक्टिव आर्म्स करानी है, रेंज ऑफ मोशंस करानी होती हैं, ठीक हो गया? उसके बाद हम लोग फिर मसल को स्ट्रेचिंग की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है? फिर हम लोगों ने स्ट्रेंथनिंग की तरफ आना होता है। सो बेसिकली आर्म से आप शुरू करके स्ट्रेचिंग की तरफ जाते हो, और फिर हम स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाते हैं पेशेंट की। और आइस हम लोग नॉर्मली हम रिकमेंड कर देते हैं पेशेंट को कि आपने जब ये टेक्नीक करानी है, तो उसके बाद आपने आइसिंग कर लेनी है, ताकि वो जो सोरनेस और रेडनेस वगैरह है वो कम हो जाए। फर्दर अगर हम कुछ रिसर्चेज़ की तरफ चलते हैं, सो ये हैं वो कुछ रिसर्चेज़ जो हमारे पास हैं, ठीक है? एक रिसर्च हमारे पास हुई थी, आईएसटीएम स्पीड रिकवरी ऑफ मसल फंक्शन आफ्टर एक्सरसाइज डैमेज, ठीक है? सो बेसिकली एक ये रिसर्च है हमारे पास। उसके अलावा मल्टीपल हमारे पास मल्टीपल पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च हुई थी कि रेंज ऑफ मोशन आपके पास जो है वो एनहांस होती है इस टूल को यूज़ करने के बाद। क्योंकि अगर आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही थी किसी भी सॉफ्ट टिश्यू के डैमेज की वजह से, तो जब वो सॉफ्ट टिश्यू का मसला हल होगा, तो ऑब्वियसली वो रेंज आपके पास बढ़ जाएगी। और हमारा अपना भी बॉडी का एक मैकेनिज़्म है कि अगर कोई भी टेंडन या ट्रिगर पॉइंट वगैरह बना है, कोई रिस्ट्रिक्शन बना है, तो बॉडी गार्डिंग में चली जाती है, कि वो हम खुद को खुद ही होल्ड कर लेती है बॉडी उस रीजन को। ब्रेन सिग्नल भेजता है कि एरिया डैमेज है, इसकी यूज़ेज को कम कर दो। तो जब आप यूज़ कम करते हो, तो रेंज ऑफ मोशन टेक्निकली कम हो जाती है हमारे पास। आपको भी पता है हमारा अपना ये हिसाब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ्लेक्शन कर रही हूँ शोल्डर की, 60 डिग्री पे मुझे पेन आना शुरू होगी ना, तो मैं अपना रोज़ की रूटीन ये बना लूँगी कि 60 से ऊपर मैंने नहीं लेके जाना भई अपना बाजू, मुझे दर्द होगी। तो वो जब आपकी, अगर आप एक पेशेंट 6 हफ्तों से यही चीज़ मुसलसल कर रहा है, सॉ पेन मसला तो सॉफ्ट टिश्यू का था, लेकिन उसने अपने माइंड में बना लिया कि भई मुझे दर्द आती है, मैंने इस 60 डिग्री से नीचे-नीचे ही बाजू रखना है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो फिर रेंज आपकी लिमिट हो जाती है। उसके अलावा एक और ये है कि हमारे पास आपके जो क्लिनिकल आउटकम्स हैं, यहाँ रोटेटर कफ रिपेयर के लिखी हुई थी रिसर्च कि क्लिनिकल आउटकम्स जो है ना वो एनहांस हो जाते हैं। रोटेटर कफ क्या है? हमारे मसल्स होते हैं, उनका इंजरी आती है, तो उसके अंदर भी आपके पास इफ़ेक्टेड है।
मेरी एक पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे पास एमसीएल की अगर इंजरी थी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आ गए थे लिगामेंट में ना, सो जब आपने इस टूल को अप्लाई किया, सो पहले इनिशियली ये कंडीशन थी टूल की जो क्रॉस वाली साइड है, और बाद में जब हम लोगों ने प्रॉपर टेक्निक्स के साथ यूज़ किया था, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट आपके पास मसल प्रॉपर उस पोज़ीशन में आ गया था जो इंजरी से पहले का था। सो ये है फ़ायदा इस टूल को अप्लाई करने का। बस आपकी असेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप रूल आउट कर लो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को। जब आपके पास इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रूल आउट हो गए, नेक्स्ट स्टेप फिर आपके पास आ जाता है जी आपने कौन-सा टूल यूज़ करना है, और फिर तीसरी चीज़ आ जाती है आपने कौन-सी टेक्निक्स यूज़ करनी है। और फ्रीक्वेंसी अच्छी रखें, 2 से 5 मिनट करें, 1 से 2 दफ़ा, ठीक है? सो ये चीज़ें हैं जो आपने इसमें करनी होती है, और प्रॉपर रिसर्चेज़ हमारे पास पड़ी हुई हैं इस टूल के लिए, बस हमारी क्लिनिकल सेटिंग्स में इस टूल को बहुत कम यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कोई मसला? किसी को कोई क्वेश्चन? ये था आप लोगों का पूरा इस टूल के ऊपर लेक्चर। जो चीज़ आप कह रहे हैं मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, मुझे बता दें, मैं फर्दर आप लोगों को गाइड कर दूँ इस हवाले से। हेलो। मैम अगर काइंड रिकॉर्डिंग और लेक्चर अगर दे दें आप सॉफ्ट कॉपी में। हाँ, मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर देती हूँ, जो वीडियो है वो भी शेयर कर देती हूँ। और उसके अलावा ग्रुप में आप लोग मुझसे जो क्वेश्चन होगा मैं फर्दर उसके वॉइस नोट आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसके अलावा अभी कोई मसला कोई लेक्चर के अंदर जो मैं यहाँ दोबारा क्लियर कर सकूँ? हेलो। नो मैम मुझे अभी तो ये कोई इशू पूछना जी, जी। जी, जी। बोलें फ़रीदा? मैम मेरा क्लियर है, कोई और शायद क्वेश्चन करने लगा था। अच्छा, ठीक है। इस टाइम आप जी, लोगों में मुझे से ये कौन-कौन पूछना से था। स्टूडेंट है जो जी, जी। आई एम रूबी। मुझे ये पूछना था जी, जी। कि ये जो लेक्चर है ये कितनी देर से कंटिन्यू है और इसका आज का लेक्चर का टॉपिक क्या था? क्योंकि मैंने जस्ट 2 सेकंड पहले ही जॉइन किया है। अच्छा, वेट, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेड असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टूल था, जिसके ऊपर मैंने सारा लेक्चर डिलीवर किया है। हमारे पास बेसिकली ये टूल है, मैनुअल थेरेपी टेक्निक है हमारे पास एक हिसाब से। तो ये आपने लेक्चर अभी जॉइन किया है? जी, जी, बिल्कुल मैंने 2 सेकंड पहले ही जॉइन किया है। मेरा असल में लिंक मुझसे सेटिंग नहीं हो रही थी तो दैट्स व्हाई। आप अब क्योंकि मैंने तो लेक्चर कंप्लीट कर लिया हुआ है, आप मुझे पर्सनल पे या ग्रुप में मैसेज करें, मैं रिकॉर्डिंग जो है ना वो आपके साथ फिर वॉइस में शेयर कर दूँगी। लेकिन एक ओवरव्यू अगर आप ठीक है सब कहते मैम। हैं तो मैं दोबारा दे देती हूँ। डेफ़िनेटली बिल्कुल आप दें, बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा-सी नो-हाव हो जाएगी। हम दे दें। अ, ठीक है। और किसी को तो कोई मसला नहीं है? चलिए ठीक है सर। ठीक है, मैं सिर्फ़ एक शॉर्ट सा ओवरव्यू एंड पे दे देती हूँ आप सबको, ताकि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो फर्दर जो है वो क्लियर हो जाए। सो अब मैं एक क्विक सा एक ओवरव्यू होगा श्योर। सिर्फ़ सबके लिए। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, और रूबी आप ये देख लें दोबारा से, इंस्ट्रूमेंटेड असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइज़ेशन बेसिकली हमारे पास एक टूल है जो हम लोग सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है? अब ये टूल है क्या? ये हमारे पास एक नॉन इन्वेसिव मैनुअल थेरेपी टेक्नीक है, ठीक है? एर्गोनॉमिकली ये डिज़ाइन किया गया ये टूल है, ठीक है? और ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। और इसके 2 पर्पज़ हैं। ये डिटेक्ट भी कर लेता है और ट्रीट भी कर लेता है आपके सॉफ्ट टिश्यू डिसफंक्शन को, ठीक है? सो डिटेक्शन और ट्रीट दोनों इससे हो सकते हैं अगर आपकी टेक्निक्स और कांसेप्ट आपके पास क्लियर हो। एम्स की अगर हम बात करते हैं, मायोफेशियल रिस्ट्रिक्शन है, स्कार टिश्यू है, एडहेजन्स कोई भी
इकट्ठा हो गया, जमकट्टा नहीं जैसे बन जाता 2-4 चीज़ों का इकट्ठे जब नॉट्स बन जाती हैं, वो है, या कोई भी सॉफ्ट टिश्यू पेन है, उन सबको ट्रीट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, मैकेनिकल है, न्यूरोफिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल और सेंसरी डिटेक्शन प्रिंसिपल है। मैकेनिकल प्रिंसिपल क्या है? मैकेनिकल बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा टूल है कि जब आप इसको अप्लाई करते हो ना, ग्लाइड करते हो अफेक्टेड एरिया के ऊपर, तो आप एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हो ना, बहुत ज़ोर से जब आपने ग्लाइड करना है तो एक प्रेशर बन रहा है, ठीक है? अब इस प्रेशर का सबसे बेनिफिट हमें क्या है? प्रेशर बनेगा तो हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो उस एरिया के ऊपर एनहांस होगा, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस आएँगे, वेस्टेज रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया? मैकेनिकल प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है जी, न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है? हमें पता है कि हमारी स्किन है और उसके ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? नर्व एंडिंग्स होती हैं, रिसेप्टर्स प्रेज़ेंट होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं पेन को। ठीक है? सो जब आपने बहुत प्रेशर अप्लाई करके इस टूल को अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि जी यहाँ पेन हो रही है, ठीक है? दर्द के सिग्नल जाएँगे और हमें पता है एंडोर्फिन्स जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो फ़ौरन रिलीज़ होते हैं, ठीक है? तो उससे आपके पास जो पेशेंट आपके पास पेन की कंप्लेन के साथ आ रहा है, इस टूल की मदद से वो पेन कम हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल आपके पास अब क्या है फिजियोलॉजिकल? आगे मैं आपको बताऊँगी इंडिकेशन भी, तो हमारे पास क्रोनिक केसेज़ आते हैं, ठीक है? तो क्रोनिक केसेज़ के अंदर बॉडी का एक मैकेनिज़्म बन जाता है कि ये जो एरिया है ना, ये डेड है, बॉडी के लिए वो एरिया एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा होता है एक हिसाब से। तो जब आप मैकेनिकल प्रेशर देते हो, तो उससे जब हमारे पास एक माइक्रोट्रोमा, एक इरिटेशन होगी, बंद पड़ा हुआ कमरा है, आप दरवाज़ा खोलोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है क्रिक की आवाज़ आई, दरवाज़ा खुल गया। इसी तरह बॉडी का ये मैकेनिज़्म है कि जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ना, तो फिर बॉडी को पता चलता है कि अच्छा ये एरिया भी एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो फिर वो दोबारा वो जो ब्लड का फ्लो है वो एनहांस करेगी उधर, ठीक हो गया? उसके बाद आ जाते हैं सेंसरी डिटेक्शन प्रिंसिपल। सेंसरी डिटेक्शन प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, हम इस टूल को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि आपने पेन की कंप्लेन के साथ पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपको रीजन शो कर रहा है, आपने इस टूल को जब ग्लाइड किया ना अफेक्टेड एरिया के ऊपर मूव किया, अगर तो वो ईज़िली मूव हो गया तो आपको पता चल गया कि मसला किसी बोन या जॉइंट का है या कोई बहुत पुरानी इंजरी है जो अंदर पड़ी हुई है। लेकिन अगर टूल बहुत आपको ग्लाइड करते हुए बहुत रेसिस्ट हो रही है, रिस्ट्रिक्शन आ रही है, आपकी उँगलियाँ जो है वो बार-बार नहीं मूव कर पा रही प्रॉपर्ली, तो उसका ये इंडिकेशन है कि भई ये सॉफ्ट टिश्यू का मसला है, इस टूल को अब टेक्नीक्स के साथ आप अप्लाई कर दो। ठीक हो गया? उसके बाद जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज़ आते हैं इस टूल को यूज़ करते हुए, वो क्या आएँगे? जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है, माइल्ड सोरनेस होगी, पेशेंट कंप्लेन करेगा मुझे सोरनेस फ़ील हो रही है, कोई मसला नहीं उसमें। एरिथमिया होगा और वार्मथ होगा, ज़ाहिर-सी बात है जब ब्लड रश करेगा तो एरिथमिया भी हो सकता है और वार्मथ भी आ सकती है, ठीक है? लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ब्रूज़ीनेस हो रही है, तो इसका मतलब आपने रॉन्ग टेक्नीक एंड रॉन्ग प्रेशर अप्लाई किया है। तो फ़ौरन उधर ही आपने फिर इस टेक्नीक को, टूल को छोड़ देना है, फर्दर उसके ऊपर मूव नहीं करते रहना, ठीक हो गया? उसके बाद इंडिकेशंस हैं। अगर क्रोनिक सॉफ्ट टिश्यू पेन है, मसल टाइटनेस है, कोई मायोफेशियल रिस्ट्रिक्शन है, स्कार टिश्यूज एडहेजन, प्लांटर fasciitis, IT बैंड, लिमिटेड आरओएम, ये है वो कंडीशंस जिसके अंदर आपने इस टूल को यूज़ करना है, ठीक है? सवाल ये बनता है कि यही टूल क्यों? सबसे पहली चीज़, ये जो एडहेजन है, कोई क्रोनिक सॉफ्ट टिश्यू पेन है, ये बहुत डीप रीजन में पड़ी हुई है ना, मसल हमारी अच्छी खासी वो लेयर्स हैं, स्किन है, फेशिया है, फिर मसल आता है, फिर बीच में कई टेंडन्स और लिगामेंट सब चीज़ें प्रेज़ेंट है, मसल की भी लेयर्स हैं। तो जब आप प्रेशर से अप्लाई करते हो ना, तो ये डीप प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है? एक ये चीज़ है प्रिसाइज़, कि जो जगह इफ़ेक्टेड है डायरेक्टली प्रेशर वहीं जा रहा है आपका। लेस फटीग है, हमारे लिए फ़ायदा ये है कि ज़्यादा काम इस टूल का होता है, थोड़ा हमने देना होता है। हमने सिर्फ़ थोड़ा-सा प्रेशर लगा के ग्लाइड करना है, ये टूल खुद ही मूव करेगा फिर हमारी मूवमेंट के साथ। स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ़ है, क्योंकि मैंने पेन गेट थ्योरी अभी आपको बताई कि वो एंडोर्फिन का रिलीज़ होना और नर्व एंडिंग्स का एक्टिवेट होना। हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी और एक्सरसाइज आपके पास इफेक्ट एनहांस होंगे। इस टूल के बाद जब आप एक्सरसाइज कराओगे पेशेंट को, तो आप खुद देखोगे कि आपके जो इफेक्ट्स हैं एक्सरसाइज के वो डबल हो जाएँगे और पेशेंट भी फीडबैक देगा। ज़ाहिर-सी बात है जब उसकी मूवमेंट एनहांस हो रही है, पेन कम हो रही है, तो एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स पेशेंट की तरफ से आ जाता है। ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, मैं आपके साथ स्लाइड जो है वो शेयर कर दूँगी, ठीक हो गया? असेसमेंट, हमेशा याद रखें, असेसमेंट सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी असेसमेंट नहीं सही होगी, आप कभी भी नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकोगे कि आपने कौन-सी स्ट्रैटेजी या कौन-सी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पेशेंट को देना है। सबसे पहले आप उसकी पेन देख लें, एक्यूट है, क्रोनिक है, सब एक्यूट है, मैंने वीक्स वगैरह जो है वो लिखे हुए हैं। फिर आप नेचर ऑफ पेन देख लें, पेन का बिहेवियर देख लें कि पेन किस टाइम हो रही है और किस तरह की हो रही है। स्क्रीनिंग आप रूल आउट करते हो कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आप कभी भी टूल नहीं अप्लाई करोगे। ऑब्जर्वेशन, आप स्किन देख लोगे कि किस तरह की स्किन के साथ पेशेंट आ रहा है, मसल वेस्टिंग तो नहीं है, पोस्टल डेविएशन तो नहीं है, ये सब चीज़ें।
पाल्पेशन फिंगर टूल के मेथड के साथ होती है। आप रूल ऑफ थंब भी यूज़ कर सकते हो और फिंगर मेथड भी यूज़ कर सकते हो अफेक्टेड एरिया के ऊपर फिंगर्स को चेक करके। तो हम लोग 4T रूल कहते हैं इसको कि इसमें आप टेम्परेचर, टेक्सचर, थिकनेस एंड टेंडरनेस देखते हो। सबसे बड़ी हिंट ये है, कैसे पता चलेगा कि मसला आया हुआ है? एब्नॉर्मैलिटी ये होगी कि आपके पास टिश्यू आपका जो एरिया है ना वो नॉन इलास्टिक हो जाएगा। आप रेजिस्ट होगी आपकी मूवमेंट जब आप करोगे अपनी फिंगर्स के साथ। और अगर नहीं है तो गुड, अगर है तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप IESTM इंडिकेटर है कि अब आपने इस टूल को यूज़ करना है। मूवमेंट असेसमेंट कर लो कि एक्टिव और पैसिव। अगर हमारे पास एक्टिव उसकी लिमिटेड है बट पॉसिबल है, तो इसका मतलब है जॉइंट में मसला नहीं है भाई, सॉफ्ट टिश्यू में रिलीज़ करोगे पेशेंट ठीक हो जाएगा। पेन एंड रेंज पे आ रही है, एंड फील अगर उसकी रिस्ट्रिक्ट है। और सबसे प्लस पॉइंट असेसमेंट में मूवमेंट असेसमेंट में ये होता है कि अगर आपने पेशेंट की 2 से 3 दफ़ा मूवमेंट की और उसकी थोड़ी मूवमेंट एनहांस हो गई है, तो इसका मतलब है सिर्फ बैरियर जो है ना वो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ प्रॉपर्ली रिलीज़ कर दो, मूवमेंट खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। फंक्शनल असेसमेंट है, ये कुछ टेस्ट होते हैं हम यूज़ करते हैं स्पेशल टेस्ट। हमेशा जिस भी मसले के साथ पेशेंट आ रहा है, आपने उसके नर्व्स भी देखनी है, आपने उसके जॉइंट्स भी देखने हैं और आपने उसके रप्चर्स भी देखने हैं। कभी-कभार क्या होता है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट जो है वो अगर नर्व का भी कोई मसला है ना, नमनेस एंड टिगलिंग है